सिविल सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र वितरण करने के शुभ अवसर पर आप पधारे हैं। आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्मानीय अतिथिगणों से कि आप दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हम आग्रह करेंगे श्री विनोद कुमार जी, अपर मुख्य सचिव, साथ ही श्री मलय श्रीवास्तव जी, अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्री एस.एन. मिश्रा जी, अपर मुख्य। मध्य प्रदेश में सिविल सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम आज माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया जा रहा है। हमारे भारतवर्ष की एक और शाश्वत परंपरा है अतिथि देवो भव, और इसी क्रम में सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहूंगी श्री विनोद कुमार जी, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग से, कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। आइए तालियों के साथ हम सभी स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का। इसी क्रम में आग्रह है श्री लोकेश जाटव जी, आयुक्त वाणिज्य कर विभाग से, कि आप भी पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। निवेदन करना चाहेंगे श्रीमती रजनी सिंह जी, अपर आयुक्त वाणिज्य कर विभाग से, कि वे श्री विनोद कुमार जी, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आग्रह करना चाहेंगे श्रीमती सपना सोलंकी जी, अपर आयुक्त वाणिज्य कर विभाग से, कि वे श्री एस.एन. मिश्रा जी, अपर मुख्य सचिव, जनजातीय विभाग का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। आग्रह करना चाहेंगे श्रीमती रजनी सिंह जी, अपर आयुक्त वाणिज्य कर विभाग से, कि वे श्री मलय श्रीवास्तव जी, अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास का स्वागत करें। आग्रह करना चाहेंगे श्रीमती सपना सोलंकी जी, अपर आयुक्त वाणिज्य कर विभाग से, कि वे श्रीमती रश्मि अरुण शमी, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। मंचासीन पुरुष थे, और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण करी है। पूरे मध्य प्रदेश वासियों के लिए गर्व की बात है। और अब आपके समक्ष सफलता की कहानियां प्रस्तुत की जाएंगी, और पहली सफलता की कहानी जो प्रस्तुत होने जा रही है उनको मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री राहुल विश्वकर्मा जी, जो कि वाणिज्य कर निरीक्षक 2019 बैच के हैं। आइए तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। आप गुराड़िया देवास से हैं, और एक फिल्म के माध्यम से आपकी सफलता की कहानी सभी के समक्ष। कृषि यंत्रों पर पेंट का काम करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है, और छोटा भाई गांव में किराने की दुकान है जो चलाता है। हमारे परिवार से पहले ऐसे कोई बैकग्राउंड से रहे नहीं, पढ़ाई का भी कोई गाइडेंस नहीं था। फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी, मतलब जब मैं तैयारी करने आया था तब भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में थी। अभी तो फिर भी ठीक है। हमारे गाँव के पास में एक दिव्यांग दीदी है, क्योंकि मैं भी दिव्यांग हूँ, तो उससे मतलब उन दीदी को देखकर मतलब उनका क्षेत्र में काफ़ी नाम हुआ, उन्होंने यूपीएससी क्लियर की थी। तो उससे मुझे प्रथम मोटिवेशन ये मिला कि अगर गांव से रहकर एक दिव्यांग दीदी अगर कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मुझे सिविल सर्विसेज सबसे ज़्यादा सही रास्ता लगा, क्योंकि इसमें मैं समाज के लिए और खुद के परिवारजन सभी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता हूँ। सुबह 7 बजे से कोचिंग रहती थी 2 बजे तक, उसके बाद मैं फिर लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, तो लाइब्रेरी जाता था। दिव्यांगों के प्रति सरकार काफ़ी संवेदनशील है। केंद्र सरकार द्वारा 3% से लेकर 4% तक रिजर्वेशन दिव्यांगजनों को दिया जा रहा है। जब प्री क्वालिफाई हुआ था तब सरकार तरफ से 15,000 रुपये की राशि राहत राशि दी गई थी, जिसमें मैं आगे अपनी पढ़ाई के लिए कर सका। उसके बाद में मेंस क्वालिफाइंग होने के बाद में भी जो सहायता राशि मिलती है वो सरकार द्वारा मुझे नियमित मिली है। एक ही लक्ष्य था कि मुझे ये चीज़ करना है। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई, लेकिन एक समय के बाद में एक टाइम सही आता ही है। तो इसलिए अगर सही डायरेक्शन में और पूरे डेडिकेशन के साथ अगर मेहनत करते हैं तो ये लक्ष्य हासिल हो सकता है। मैं देश सेवा के लिए मेरा जितना सामर्थ्य होगा मैं वो करूँगा। बिल्कुल, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। राहुल विश्वकर्मा जी की कहानी थी। और दूसरी हम सफलता की कहानी देखेंगे सुश्री प्रियंका भलावी जी, जो कि डिप्टी कलेक्टर 2020 बैच के हमारे साथ मंच पर हैं। और मैं मध्य प्रदेश के एक आदिवासी बाहुल्य जिले बैतूल में जन्मी और पली बड़ी हूँ। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में शिक्षक हैं और मेरी मदर हाउसवाइफ है। बैतूल से ही मैंने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज की पढ़ाई सरकारी स्कूल और कॉलेज से कंप्लीट करी। कॉलेज की पढ़ाई पूरे होने के बाद मेरे अंदर एक डिलेमा था कि मुझे करियर ऑप्शन क्या चूज करना चाहिए। मैं बहुत कंफ्यूज थी। उस समय में मेरी फैमिली में मेरी
की तैयारी कर रहे थे, तो मेरा रुझान भी उस ओर बढ़ा। इसके लिए मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। वे हमेशा से ही चाहती थी कि मैं एक बड़ी अधिकारी बनूं, तो उनका सपोर्ट रहा और उनकी प्रेरणा भी रही, तो उनके सपने को मैंने अपना सपना बना लिया। कॉलेज की पढ़ाई के बाद बैतूल में ही रहकर मैंने अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। 2018 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की एक स्कीम के बारे में मुझे पता चला। निजी संस्थानों में सिविल सर्विसेज की तैयारी इसके द्वारा दी जाती है। मैंने इस योजना के लिए अप्लाई किया और मेरा चयन हुआ। इसकी सहायता से मुझे दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने यहाँ से अपनी तैयारी को और बेहतर बनाया और आगे आने वाले एग्जाम दिए। MPPSC 2019 का एग्जाम आया, मैंने वो एग्जाम दिया, उसको पास किया और इंटरव्यू कॉल आया। इंटरव्यू के गाइडेंस के लिए भी मैंने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की एक संस्था परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र की सहायता ली और वहां से मैंने इंटरव्यू गाइडेंस प्राप्त किया। MPPSC 2020 का एग्जाम दिया और अंतिम रूप से 2020 की परीक्षा में मुझे डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त हुआ। मैं अपनी इस सफलता का श्रेय मुख्य रूप से मेरे परिवार और मेरी मम्मी को देना चाहूंगी। थ्रू आउट दिस जर्नी उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। उनके कांस्टेंट सपोर्ट से और उनकी प्रेरणा से, उनके एक सपने देखे हुए सपने से मैं यहाँ तक पहुँच पाई और मैंने उसे अपना सपना बनाया और उसे पूरा किया। मेरा मानना है कि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप में एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, लक्ष्य के प्रति समर्पण होना चाहिए और आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आप में ये सब चीजें हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं सुश्री प्रियंका बलावे जी को। और अगली सफलता की कहानी हम देखेंगे छतरपुर के दृष्टिबाधित श्री शशांक जैन जी की, जो कि नायब तहसीलदार 2019 बैच से हैं। आप भी हमारे साथ मंच पर हैं। नाम शशांक जैन है। मैं छतरपुर मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। 2019 राज्य सेवा परीक्षा में मेरा चयन नायब तहसीलदार पद पर हुआ है। साथ ही राज्य सेवा परीक्षा 2020 में भी मेरा चयन असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर पद पर हुआ था। तैयारी के दौरान मुझे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा तथा कोरोना के दौर में पेपर देना मेरे लिए चुनौतीपूर्ण रहा। भाई बहनों के प्यार, बड़ों का साथ एवं आशीर्वाद, दोस्तों के सहयोग के कारण ही इतना कठिन लक्ष्य भी आसान हो गया तथा अपनी पूरी क्षमता के साथ एवं दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही आज मैं इस असंभव लगने वाले लक्ष्य को प्राप्त कर सका। और अंत में मैं यही कहूँगा कि यह बीच नदी की धारा है, सोचता ना कोई किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। बहुत ही सुंदर, बहुत सारी शुभकामनाएं श्री शशांक जैन को भी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आज्ञा लेते हुए हम संवाद की प्रक्रिया शुरू करना चाहेंगे। हमारे बीच अभ्यर्थी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जिनके मन में कुछ जिज्ञासा है और साथ ही साथ मार्गदर्शन भी प्राप्त करना चाहेंगे वे आपसे। तो हम संवाद की प्रक्रिया शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हमको पूछना है या उनको पूछना है? अभ्यर्थी पूछेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, उनके मन की कुछ जिज्ञासा है, साथ ही साथ आपसे मार्गदर्शन भी प्राप्त करेंगे। जिज्ञासु विद्यार्थी वो बताएंगे जो चयनित जिज्ञासा साझा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जय हिंद। मेरा नाम प्रकाश कुमार उपाध्याय है। मैं राज्य सेवा परीक्षा 2019 में नायब एक काम करें, फोकस कराओ कैमरा, इनका देखना चाहिए ना, बाकी को भी। आप अपना नाम बताते हुए अपना प्रश्न कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, जय हिंद। मेरा नाम प्रकाश कुमार उपाध्याय है। मेरा चयन राज्य सेवा परीक्षा 2019 में नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है। माननीय, मेरा आग्रह आपसे यह है कि आप प्रदेश में एक नई जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, जिसमें आपकी दिनचर्या अत्यधिक व्यस्त रहती है। ऐसे में आप सार्वजनिक और निजी जीवन में समय का आवंटन और प्रबंधन किस प्रकार करते हैं, कृपया इसके बारे में हमें अवगत कराने का कष्ट करें। ये कार्यक्रम है कि मेरा इंटरव्यू है? देखो, ये मैं वैसे पब्लिकली कैसे बोलना चाहिए मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि मैं मेरी बता सकता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। मैं जिस दिन पूरा दिन गुजारता हूँ, रात में बैठ करके डायरी मेंटेन करता हूँ कि मेरा आज का दिन कहाँ कहाँ कैसे कैसे बीता, क्या क्या हुआ, और किसी
किसी से व्यक्तिगत रूप से मिल के आता हूँ, किसी से कोई वरिष्ठ है जिनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट उसमें नोट करता हूँ, वो मेरी अपनी डायरी में नोट करके रख लेता हूँ। जब दोबारा उनसे मिलने जाएंगे तो उनके बताए गए मामलों में हमने उनसे आगे बढ़ के बताते तो सामने वालों को अच्छा लगता और हमको भी लगता कि हमने स्मरण रखा है। तो ये तो अपनी जो मैंने आपको मेरी व्यक्तिगत जिंदगी की असलियत की छोटी सी लेकिन महत्व की बात बताई। ज्यादा अच्छा रहता कि हमारे अपने काम के आधार पर जब हम रोज दिनचर्या बनाते हैं तो दिनचर्या में मेरे पास का रोज का काम क्या है, उस रोज के काम की प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। उस प्रायोरिटी में नवाचार भी जरूर जोड़े, मैं करता हूँ, उसमें कोशिश करता हूँ मेरी तरफ से। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आपको काम मिला है, लेकिन जो काम मिला उस पर रुकना भी नहीं, जो मिला है वो अच्छा है, उसको अच्छे से करना, लेकिन मान के चलना कि इसके बाद भी कोई अगली स्थिति, अगला मुकाम आपको बुला रही है, वहां तक जाने की ललक बनाए रखना, उसको छोड़ना मत। जब तक ये आप करते रहोगे और जो काम मिला उसको अच्छे से किया, तो ललक बनाए रखे और उसको मेंटेन करने की प्लानिंग कर ले। मुझे लगता है कि इतना ही बोलना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा सफलता का मंत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। और कोई अभ्यर्थी है जो अपनी जिज्ञासा साझा करे? नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम अंकित चौबे है। एक मिनट कैमरा लगा, किधर से बोल रहे हैं? ठीक है, नहीं आप तो मेरे को दिख रहे हो, मैं बाकी के लिए भी बोल रहा हूँ। ठीक है, नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम अंकित चौबे है। मेरा सवाल है कि जब हम सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें दोस्तों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे ही आपकी इस राजनीतिक यात्रा में ऐसा कोई दोस्त या ऐसी कोई व्यक्ति जिससे आप प्रेरणा लेते हो, अगर कोई किस्सा हो तो हम लोगों के साथ जरूर साझा करें। ये वो कह रही है, मेरे पता ही नहीं चल रहा। ये ब्रॉडगेज से मीटर गेज पे गाड़ी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल है कि जब हम तैयारी करते हैं तो उसमें हमारे दोस्तों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे ही आपकी इस राजनीतिक यात्रा में ऐसा कोई दोस्त या ऐसा कोई व्यक्ति जिससे आप प्रेरणा लेते हो, तो ऐसा कोई किस्सा हो तो हम लोगों के साथ जरूर साझा करें। मेरे से पूछ रहे हो तो मैं मेरी कठिनाई बता सकता हूँ। ये बात सही है कि हम अपने अपने जीवन में जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो हमारे काम करने के तरीके में हमारी सहायता करने वाले लोग भी होना चाहिए, जो जिनके कारण से हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लें। मैं अपने जीवन की थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि कॉलेज लाइफ से मैं अपना काम अपनी छोटी होटल से चालू किया। तो होटल में स्वाभाविक रूप से मैं स्टूडेंट लीडरशिप में आया कॉलेज चुनाव लड़ने के लिए। तो ये आप होटल चलाओ के पढ़ लो या आप अपनी जो आगे की डिग्री उसको जारी कर लो या जीत लो चुनाव। मैं फर्स्ट ईयर में जॉइंट सेक्रेटरी बना चुनाव लड़ते लड़ते और होटल चलाते चलाते। तो आप भी जानते हो कि होटल चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो फिर उसको चलाएगा कौन? या तो आप उधर कॉलेज में घूमो या इधर कोई घूमो। तो अपने अच्छे मित्र ढूंढो जो आपकी मदद कर दे। तो मेरे मित्रों से मैंने मदद करते करते शुरुआत से जो उनसे मित्रता की, परमात्मा के दया से आज तक वही मित्र है जो मेरे को हर जगह मदद करते हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि जो मैंने आपसे प्रारंभ में कहा था कि हम कॉलेज में पढ़े, नौकरी करें, कोई भी काम करें ईमानदारी से और अपनी शुचिता का ध्यान रखें तो उसका लाभ भी मिलेगा आपको। और आदमी आप 100 बार सोचो, 2 बार रखो। हमारे पास जो जुड़े उनकी पूरी अच्छी बुरी सारी बातों का आकलन करने के बाद रखो उनके साथ में, और उनको रख लो, फिर छोड़ो मत। उनकी जाने अनजाने कोई गलती भी होगी तो उनको समझाइश देके फिर उनको अपने लाइन से लगाए रखो। अदरवाइज आप बदलते रहोगे तो भी बात नहीं बनेगी। अपने मित्रता का मतलब ये है कि वैसे तो ये बड़ा लंबा विषय है, लेकिन इसका अर्थ कभी कभी गलत निकाल लेते हैं। ये हमारे लिए जो हम अपनी व्यवस्थाओं का आधार पर चलते हैं तो हमारे लिए जरूरी नहीं कि हमारे ब्लड रिलेशन जिनसे हो वही हमारे गार्जियन हो या हमारे सहयोगी हो, या सच्चे अर्थों में तो जीवन में जो आपसे नजदीक आ रहा है और नजदीक आते आते वो
देखो आप और वो एक तरह से बहुत बड़ा आर्बिट मत बनाओ, लेकिन जितना बने उसको निभाने की ताकत रखोगे तो आपको सफलता मिलती जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अभ्यर्थियों की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है आपके मार्गदर्शन के लिए। हमारे बीच एक और अभ्यर्थी हैं। जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं आयुषी साहू। कैमरा मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे सवाल ये है, आप लोक सेवा के क्षेत्र में लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, एक लंबा अनुभव है आपको, तो आपके अनुसार ऐसी कोई 3 बातें आप हम सभी अभ्यर्थियों को बताएं कि हम जब जन समस्याओं से डील करें तो हम उन बातों को ध्यान रखें। एक बार रिपीट करना पूरा प्रश्न। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सभी की ओर से ये सवाल है कि आपका एक लंबा अनुभव है लोक सेवा के क्षेत्र में कार्य करने का, तो आपके अनुसार हम ऐसी कौन सी 3 बातों का ध्यान रखें कि जब हम जन समस्याओं से डील करें तो हम इन बातों का ध्यान रखें उनसे डील करते वक्त? देखिए, बहुत सरल बात है जो आपने बात कही, लेकिन बहुत कठिन भी है। एक तो हम कोई भी जिन बातों को लेके चलेंगे, उस बातों को खास करके उसका इफेक्ट किस पे आ रहा है, क्या आ रहा है, उसकी गंभीरता का एहसास हमको होना चाहिए। हमारे द्वारा किए गए काम के आधार पर हमारी वो गरिमा बढ़ाने वाला काम होना चाहिए। जाने अनजाने भी हमसे उसमें गलती न हो, ये प्रयास देना चाहिए। परमात्मा तो नहीं है, हम तो इंसान हैं, हो सकता गलती भी होगी, लेकिन हमारा इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। हमारा इंटेंशन हमेशा सही दिशा में होना चाहिए कि भाई हम इसको कितना अच्छा और कैसे बेहतर कर सकते। दूसरा, मैंने मेरा प्रयास किए थे कि कोई भी विभाग में बैठे हैं अगर, तो उस विभाग के दायरे से बाहर आकर के भी उस विभाग को गौराने वाले मौके जरूर ढूंढते रहो। कभी कभी हमको विभाग का अहंकार भी हो जाता कि बस मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे इस विभाग के लिए, मेरे उस बात के लिए, मेरे काम के लिए बस यही सब कुछ है। तो वो भी विभाग भी सही है, लेकिन उसके अलावा भी बाकी परिस्थितियां दूसरे विभाग तालमेल की दृष्टि से भी होना चाहिए। और तीसरी महत्व की बात है कि हमारे जीवन से जहां से हम आए वो जड़ों को नहीं काट रहे। हम अहंकार पालने अधिकारी बन गए, बड़े आदमी बन गए, हमारे जीवन में हमने बहुत हासिल कर लिया, ये सब मैं अब इसको क्या बोल सकता हूँ। जैसे मैं आज का ही उदाहरण देता हूँ, मैंने अभी थोड़ा सा एक कठोर निर्णय लेके आया। हमने कल चित्र देखा कि एक डिप्टी कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब अपने जूते के मोजे लेस बनवा रहे हैं, अपने बंद बनवा रहे हैं, लेकिन वो बहन बांध रही, कोई महिला बांध रही। ये मुझे मालूम है कि वो उस महिला के बांधने का भाव अपने साहब के प्रति कोई खराब नहीं हो सकता है। और ये भी मालूम पड़ा कि वो एसडीएम साहब के थोड़े पैर में चोट मोट है, लेकिन ये अब उनकी व्यक्तिगत बात हो सकती है। अब पब्लिकली इसका चित्र क्या बनेगा, ये उनसे कौन पूछने जाएगा कि वो बीमार है, नहीं है, क्या है, कैसे है। हमारा तो इम्पैक्ट एकदम से सब पे आएगा ना, पूरे समाज पे। हमने कहा भले बीमार है तो आप या तो छुट्टी पे चले जाते थे, उनको कौन ने रोका। लेकिन अगर आपने पब्लिकली अपने लेस बंधवाए तो हम तो अपने कार्यक्रम की शुरुआत बहनों की पूजा से करते हैं। माता बहनों की इज्जत करना हमारा काम है। हम कैसे बर्दाश्त कर सकते कि भाई आप जस्टिफाई नहीं हो सकते, आप न्याय संगत नहीं हो। तो हमने कहा हम आपको सस्पेंड नहीं कर रहे, लेकिन वहां से तो हटा ही देंगे जहां आप बैठे हो। अगली बार आपको ध्यान में आ जाएगा क्या करना। तो ये ऐसे कई सारे छोटे छोटे ऐसे, लेकिन ये परमात्मा की कृपा है। आप अपने जीवन में, ये तो मेरे को लगता था मैंने कर दिया। जैसे अभी आपने यहाँ कहा कि हमको राष्ट्रगान या जो वंदे मातरम है, एक तरह से वो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के समय ही खड़े रहना चाहिए। वो हमारे सबके लिए आदत है।
लेकिन एक परंपरा बन गई। अब जैसे हमारा मध्य प्रदेश गान बना, अच्छी बात है, कोई विश्वविद्यालय गान बनाता, कोई कॉलेज का गान बनाता, कोई अलग से कोई संस्थान अपना गान बनाएगा और वो अपने नियम बनाने लग गए कि हम भी राष्ट्रगान की तरह खड़े हो। ये क्या बात हो गई? फिर राष्ट्रगान राष्ट्रगीत की व्यवस्था के आधार पर बाकी को तो बराबर नहीं कर सकते ना। तो ये आपको अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर विचारवान बने रहना चाहिए। हो सकता है वो आपको थोड़ी अटपटी लगेगी कि ये पुरानी परंपरा को तोड़ के क्यों है फलाना ठिकाना, ये ठीक है, चलता रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ परमात्मा ये एक ऐसे विषय तो दर्शन का विषय है। सत्य क्या है? सत्य काल बाह्य नहीं है। सत्य का मतलब आज जो सत्य दिख रहा है हो सकता कल के बाद उसमें भी कुछ और नई चीज निकल जाएगी, तो वो मानना पड़ेगा। हमारा समाज, हमारी संस्कृति निरंतर ये इस तरह की व्यवस्था में प्रभावमान रहती है और उसमें से जो समयाचीन होता है आज के लिए जो ज्यादा जरूरी है उसको लागू करते हैं। पुराने में हो सकता कुछ अच्छा ही होगी, लेकिन आज उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है तो बदलाव नहीं करते। इसीलिए इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो जो कुछ बात है वो लचीलापन हमारा है, ये समय के साथ हमको सदैव अच्छे से और अच्छे की तरफ ले जाता है। मुझे लगता है कि मेरी बात पूरी हो गई, मेरा भाषण भी करा लिया आप लोगों ने। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। हमारे बीच कुछ एस्पिरेंट्स भी हैं जो आने वाले दिनों में लोक सेवा परीक्षा देंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी हम प्रश्न लेना चाहेंगे आपके लिए। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम अभिनव आर्या है। मेरा चयन सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज इस मंच के माध्यम से मैं आपसे हम सभी को यह बतलाने का अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रदेश के विकास को लेकर के आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं। देखिए, प्रदेश का विकास केवल एक ही सेक्टर में नहीं हो सकता है। इसको अगर मैं समूचे ढंग से कहूं तो ये सभी क्षेत्रों में समान रूप से और खास करके इसका मूल लक्ष्य पंडित दीनदयाल जी का वो अंत्योदय, जिसमें आखिरी से आखिरी व्यक्ति बैठा है, उसके जीवन में बदलाव आना चाहिए। उसको ये लगना चाहिए कि हाँ ये विकास हुआ, अर्थात उसके लिए जो उसकी जरूरतों की पूर्ति भी हमने सहजता से कर दी एक। लेकिन उसके केवल व्यक्तिगत सुख की सब कुछ कर दी तो भी बात नहीं बनेगी। हमारी जो गौरवशाली परंपरा है उस परंपरा से जोड़ करके हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वहां तक ले जाना। तो विकास की एक दर्शन अलग अलग प्रकार के भी। एक दर्शन ये भी कहता रोटी कपड़ा और मकान जीवन के बस 3 निशान। केवल रोटी कपड़ा मकान दे दो तो बात बन जाएगी क्या? तो हमारे जितने साधु संत है वो तो हमको मालूम है रोटी कपड़ा मकान सब छोड़ करके अलग अलग संसार में जाते हैं। तो उनके जीवन में क्या है, वो कोई उनकी कौन सा दर्शन है? तो सुख क्या है, सुख के पीछे क्या उसका आधार क्या है, उसकी ये जो बड़ा लंबा विषय है। लेकिन अभी तो अपन अपने प्रदेश में आ जाए। ये सभी क्षेत्रों में सभी विभाग अपने समन्वित रूप से मध्य प्रदेश को देश के नंबर 1 राज्य पे ले जाए और देश माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नंबर 1 का देश बने। इसलिए अमृत काल के लिए हमने ये लक्ष्य लिया है। सभी विभाग समन्वित रूप से अपनी अपनी भूमिका निभाए इसी पर। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अंतिम प्रश्न लेना चाहेंगे समय को देखते हुए। नमस्कार सर, मेरा नाम अंशिका ठाकुर है। मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रही अभ्यर्थी हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम अंशिका ठाकुर है। मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रही अभ्यर्थी हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि लोक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रदेश के युवाओं को आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या टिप देंगे? ये रिपीट तो हो गया प्रश्न वापस। 30 नंबर की बच्ची ने किसने पूछा था? चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर रिपीट करना तो थोड़ा अलग कर लेते हैं। आप लोक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रदेश के युवाओं को स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या टिप देंगे? मेरे जीवन का तो उल्टा अनुभव बता सकता हूँ। आपको जचे तो बताना। बैठे हैं, मैं BSc LLB करके 86 के आसपास में एक अच्छे PSC चेयरमैन के साथ बैठ करके बात कर रहा था।
ऐसे कुछ कारण से उनकी मेरे से आत्मीयता कोई दूसरी बात थी, तो बातचीत करते करते उन्होंने कहा कि भैया आप PSC दे रहे हो क्या? तो मैंने कहा क्यों? बोले आप डिप्टी कलेक्टर तो मैं आपको बना ही सकता हूँ, इसमें मैं आपकी मदद करूँगा। मैंने कहा ये आपको धन्यवाद, पर मेरे मुंह से उस समय तुरंत निकल गया कि आप मेरे को क्या डिप्टी कलेक्टर की बात करो, IAS अधिकारी मेरे हाथ के नीचे काम करेंगे, कहाँ चक्कर में पड़ रहा हूँ। और ये उस समय की बात है, मैं जब खाने के होटल चलाता था तो थोड़ा ललकपन भी था और थोड़ी अपने मन में ऐसे ही भाव थे, तो मैं बोल तो गया, फिर मेरे को ध्यान में आया कि ये मेरे से प्रेम के कारण कह रहे, मेरी मदद करने की बात कह रहे और मैंने अहंकार से बात कर रहा, अच्छी बात नहीं। फिर मैंने उनसे थोड़ा अपनी बात को साफ करते हुए माफी मांगते कहा कि आप बुरा मत मानिएगा, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पिंड में नौकरी करना नहीं है, मेरे स्वभाव में मेरे को लगता नहीं कि मैं नौकरी करूँगा, इसलिए मैंने कहा है मैं आपके मन की भाव समझता हूँ, आपने मेरे को प्रेम से अच्छे काम के लिए कहा है, तो आपको धन्यवाद, आपने मेरे लिए अच्छा सोचा। लेकिन मैं स्वतंत्र रूप से काम करने की और समाज सेवा करते करते प्रशासनिक व्यवस्था में जो मदद होगी वो करने का भाव है मेरा। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल बाबा कोई बात नहीं बेटा, अच्छी बात है। लेकिन ये मैं तो अपनी बात करके भूल गया। लेकिन जब मैं 2003-04 में उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बना, तब मेरे हाथ के नीचे एडिशनल कलेक्टर लेवल के लोग CO करके काम करते थे। 2010 तक वो अपना काम करते थे, लेकिन 2010-11 में मैं जब MP टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बना और वरिष्ठ IAS अधिकारी मेरे नीचे काम करने आए, तो वो चेयरमैन जरूर मेरे से मिलने आए कि मेरे को बेटा वो बात ध्यान है कि तुमने जो कही थी, मुझे इस बात का संतोष है कि तुमने जो कहा था वो करके दिखा दिया। ये भी 10-12 साल पहले की। तो ये थोड़ा सा प्रशासनिक सेवाओं को काम में आपको जो अपने एग्जाम देने की बात कही ना, तो पहले अपना आकलन करें कि हम किस पिंड के बने हैं, हमारे मन में क्या होता है। कभी कभी नौकरी में सब कुछ हो सकता तो जरूर उस लाइन में जाए, उसमें कोई संकोच नहीं। लेकिन अभी आप माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल को देखो, हमको उसके उदाहरण मिल जाए। जयशंकर प्रसाद जी का उदाहरण हमारे सामने है, उसके पहले यशवंत सिन्हा जी का उदाहरण हमारे सामने है। IAS अधिकारी भी बने, लेकिन उस नौकरी को तिलांजलि भी दे दी। तो जो जैसा जहां हमारा मन करे, हमारा कॉन्फिडेंस बोले, हमारे को परमात्मा ने एक तरह से अंदर भाई 2 शरीर अपने पास, तो अंदर का शरीर के अंदर की आत्मा भी कुछ बोलती है और हम उसके साथ न्याय करें, उसका साथ अन्याय नहीं करें। कभी कभी हमारी क्षमता योग्यता कुछ और होती है और हम करने कुछ और जाता है। तो एग्जाम देने जाए जरूर जाए, लेकिन एग्जाम को दे तो डूब करके देखेंगे, इस एग्जाम को निकाल कर मन मानो। और अगर एग्जाम निकल गई उसके बाद भी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण हमारे सामने है। ICS एग्जाम पास की 1923 अंग्रेजों का वो शासन काल और एशिया में उनका नंबर 1 स्थिति है। लेकिन उनको लगा कि मैं केवल ये एग्जाम इसलिए पास कर दिखा रहा हूँ कि अंग्रेज कहते थे कि इनमें बुद्धि नहीं होती हिंदुस्तान के लोगों को, तो उनमें बुद्धि है, योग्यता, और उसके बाद उनकी नौकरी को लात मार करके उन्होंने देश सेवा के मार्ग में बढ़े। ये उदाहरण भी हमारे सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। आपके ऊपर निर्भर करता है आप कौन सी लाइन पसंद करते हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत ही अच्छे से जीवन को सफल बनाने के मंत्र हम सभी को बताए। और अब हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप हम सभी को संबोधित करें। बाबा महाकालेश्वर के परम भक्त, जो कि जिनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, जो कि बहुमुखी विकास के लिए निरंतर तत्पर है। आइए जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप हम सभी को संबोधित करें। बोल तो सब दिया, लेकिन अब बोलना क्या पड़ेगा, ये नया विषय आ गया है। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सभी चयनित अभ्यर्थियों को मेरी अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूँ। आप सबको आपके जीवन की नई शुरुआत हुई है, नई दिशा में आप बढ़े हैं, और समूचा मंच, मैं पूरे मंच का भी अभिनंदन करना चाहूंगा। वर्षों की तपस्या आप लोगों ने की होगी, परिवार की आशा, अपेक्षा, आकांक्षाओं के बलबूते पर आप अपने अपने ढंग से आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं।
इसमें आपको संतोष भी है और भविष्य की संभावना भी है और मेरी शुभकामना भी है। और ये भी सुखद संयोग है, परमात्मा की दया है कि अयोध्या में अभी अभी भगवान की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा हुई। और प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसको भी कोई अलग अलग ढंग से देखेंगे, जिसको देखना होगा, जो बात सुनना होगा। लेकिन हमारे लिए समझने की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन हमको दिया है उसके एक एक वाक्य को सुनोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। सच्चे अर्थों में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक तरह से देश के अंदर भी सुशासन की प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम राज्य की तरफ बढ़ाया हुआ कदम भी हम मान सकते हैं। और ऐसे काल में भगवान राम को बहुत अलग अलग प्रकार से जाना जाता है, देखा जाता है। उनके अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंधों के आधार पर उनका अलग चित्र बनता है। लेकिन राम राज्य की हम सबको भी वो सुशासन की अगर कोई अच्छी परिभाषा पूछता है तो एक शब्द में हम बता देते हैं राम राज्य। वो राम राज्य मतलब उनका सुशासन का वो उस समय का आदर्श उदाहरण। तो ऐसे में आपको एक कार्यभार मिल रहा है, इसलिए आप भी भाग्यशाली है। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप राम राज्य के उस पथिक के लंबे पाथे के पथिक बन के जाने